प्रबल पहल के रिमांड रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन मिश्र। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा का स्तर लगातार दिनों दिन गिरता जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार पैसे खर्च करने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर दूसरे आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। कक्षा 8वीं के छात्र को कक्षा 6वीं का ज्ञान नहीं, वहीं कक्षा 7वीं के छात्रों को अपना नाम तक लिखते नहीं बन पा रहा है। इन्हीं सब पूरे विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। हमारे साथ है सिद्धार्थ चितलानिया जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। हमारे साथ हैं अरुण शाही, वो भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं, पीसीसी के महासचिव हैं। हमारे साथ हैं सुनंद विश्वास जी, जो कि जनता कांग्रेस के हैं। साथ ही हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे अरविंद सिसोदिया जी भी हमारे साथ हैं। कार्यक्रम शुरू करें सर। सबसे पहला जो सवाल है, मैं कांग्रेस पार्टी के नेता से पूछना चाहूँगा कि सर, जो लगातार छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर जो दिनों दिन गिरता जा रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह रही, क्या कारण ऐसा रहा? छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को लेकर पूरी तरह विफल रही है। सरकार की मंशा नहीं है कि इस प्रदेश में शिक्षा का उजियारा फैले। ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जो गृह जिला है कवर्धा, वहाँ एक साल में 11,000 कुछ बच्चों ने स्कूल तक जाना बंद कर दिया है। इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, वर्तमान सरकार जो है उनको अभी तक ये ज्ञात नहीं होगा कि हमारे जो बस्तर रूलिंग एरिया है, वहाँ 103 बच्चे के पीछे एक शिक्षाकर्मी है, जो कि आज के तारीख में हम दिखाते हैं नए राजधानी के पीछे हम इतने खर्चे कर रहे हैं, और वहीं पे उससे हम 2 किलोमीटर आगे चले जाते हैं नए राजधानी के, जहाँ पर सरकारी स्कूल है, वहाँ सरकारी स्कूल की जर्जर स्थिति है। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार बोलती है कि बिना परीक्षा के पास किया जाए। ये नियम कहाँ तक के लागू होता है, ये हमारी समझ से परे है। अगर कोई बच्चा बिना पढ़े ही पास हो जाता है शुरू में, तो आगे उसका शिक्षा क्या होगा, क्या नहीं होगा। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कांग्रेस सरकार आज सत्ता में नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से सत्ता पर रही है। उसके तो फिर छत्तीसगढ़ में जो बस्तर इलाका है या फिर दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र है, वहाँ पे साक्षरता इतनी कम क्यों है आखिर? देखिए, नियम बन जाते हैं। राइट टू एजुकेशन का जो नियम बना है, गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है, उसके अंतर्गत सबको मुफ्त में शिक्षा देना है गवर्नमेंट को। ये नियम बन गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट प्रॉपर ढंग से कर नहीं रही है। गांव में जाकर आपको अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये नियम है जिसके तहत आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा, आपका यूनिफॉर्म का पैसा नहीं लगेगा, आपको खाना दिया जाएगा। अरुण जी, आप काफी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, काफी आपने आंदोलन में भाग लिया। क्या आखिर ऐसी वजह रही कि, मैं खास करके बात करना चाहूंगा बस्तर दंतेवाड़ा जैसे निचले, मतलब जो छोटे तबके के इलाके हैं या फिर ऐसे इलाके हैं जो मुख्य धारा से कहीं कहीं बाहर भी दिखाई दे रहा है आज के समय में, क्यों ऐसी वजह रही कि शिक्षा स्तर वहाँ पे भी और यहाँ के कंपैरिजन में भी कम है? देखिए, सबसे पहली बात है, जो शिक्षा का अधिकार कानून 2008 में लोकसभा में पेश हुआ, 2009 में पारित हुआ और 2010 में आके छत्तीसगढ़ ने गजट के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे ताकत के साथ यहाँ काम कर रही थी, जबकि उनको जमीनी रूप में उनको इस पे पूरी तरीके से काम करना चाहिए था। आज शिक्षा अधिकारियों के पास वो अधिकार नहीं है कि वो अपने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो या आपके किसी भी संस्था द्वारा अल्पसंख्यक स्कूल हो, उस पर कोई अंकुश लगाकर उस पर कोई फैसला लेने की स्थिति में हो क्या रहा है। ये जितने बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जाते हैं अन्य विषयों को लेकर, अगर हम शिक्षा के अधिकार कानून के संबंधी लोगों को जागरूक करने के लिए लगाते, ना कि इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ और तरह तरह के अपने अच्छे चेहरे को प्रस्तुत करने के लिए लगाते हैं, तो शायद ज्यादा इसका असर होता है। सुनंद जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से पहले बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाती थी 5वीं में भी और 8वीं में भी, शायद क्या वो एक ऐसा कारण रहा जिसके कारण जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी दिनों दिन गिरा? ये क्या होता है, आजकल जो सीबीएसई बोर्ड आ चुका है अभी, तो ज्यादातर बच्चे क्या चाहते हैं कि हम सीबीएसई बोर्ड में जाए, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ का जो सीजी बोर्ड है उसके स्तर हमारा गिरते जा रहे दिन दिन। दूसरा जो ये प्राइवेटिज्म आया है, प्राइवेटिज्म एक बताना चाहूंगा आपको, वर्तमान हमारे सांसद 35 साल से जो हैं, वो आज तक कोई प्राइवेट स्कूल में जाते नहीं जाते, वो तो मैं बाद में बताऊंगा इस पर खुल के। कोई भी सरकारी स्कूल में आज तक 35 साल में झांक के गए हैं क्या? अभी उनके गांव में एक स्कूल खुले थे, कॉलेज खुला था सरकार प्राइवेट का, उन्होंने खुद जाके उसका उद्घाटन करके आए हैं। लेकिन नहीं, प्राइवेट लेकिन
प्राइवेट सुनिए ना मेरी बात। जी जी जी। प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कॉलेजों में आजकल जो सुविधाएं दिए जा रहे हैं उसके स्तर पे 10% अगर आप मांगोगे कि अपना सरकारी में दिया जाए तो उसका वो नहीं होता है, जिसके कारण आज हमारे 5वीं बोर्ड 8वीं बोर्ड ये सब की मान्यता रद्द होते अपने आप जा रही है। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर जाएं तो शहर के आज भी बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे, जैसा अभी इन्होंने बताया, वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, शौचालयों की भी जो गंभीर समस्या वो बनी हुई है। सिद्धार्थ जी, ये बिल्कुल बात सही है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि नियम गवर्नमेंट बना देती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होता नहीं है। जब फ्री एजुकेशन है तो आज आपको रोड पर एक भी बच्चा ऐसा भीख मांगते हुए दिखना नहीं चाहिए। वो तो स्कूल का टाइम है, आप सवेरे अगर आप रोड पर बच्चों को भीख मांगते हुए देख रहे हैं तो फ्री में तो सबको स्कूल में, जब गवर्नमेंट ने नियम बनाए तो फ्री में, तो उसके बावजूद भी आज कौन से माँ बाप, कौन से पालक अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जैसे नियम बना दी है, बजट में जो पेश कर दी कि हम इतने % से इतना % इंक्रीमेंट कर दिया है इस फंड के लिए, लेकिन वो सब एक जो मतलब बजट को जो बनाया जाता है लोगों को अच्छा दिखने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर होगी तो वो अपने आप दिखना चालू हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार इस पे पहले समीक्षा करे, उसके बाद इस तरीके के प्रावधानों को बढ़ावा दिया जाए। आप फीडबैक ले लीजिए लोगों से कि जो फ्री एजुकेशन जो गवर्नमेंट दे रही है, लोग वहां जाकर अगर खाना भी खा रहे हैं तो आए दिन पेपर में सुनने में आता है कि खाने में ये निकल गया, खाने में वो निकल गया, उनका खाना खा के आदमी बीमार पड़ गया। ये छत्तीसगढ़ में ही बात करते हैं, कबीरधाम जिले के कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पे 2-2, 2.5 साल से स्कूल बंद पड़े हुए लगातार। अभी हमारे संवाददाताओं ने वहाँ पे रिपोर्ट किया था। वही मैंने शुरू में ही ये बात को कहा कि 11,000 बच्चियों ने कबीरधाम जिले में स्कूल जाना बंद कर दिया है। ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इससे अच्छी तस्वीर, मतलब इससे घटिया तस्वीर नहीं हो सकती है। सरकार को जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में काम नहीं हो रहा है तो अब दंतेवाड़ा सुकमा की तो बात करना बेमानी है। वहां पर क्या हो रहा होगा हम यहाँ पर बैठ के आकलन कर सकते हैं। नहीं, ये जो बात है आप जो कह रहे हैं वो शायद हमेशा होती रही ज़्यादातर समय पर, कि समानता वाली बात है कि प्रत्येक बच्चा चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट की बात भी करे तो सबको एक समान शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो विषय आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि उसमें समानता वाली बात हो ही नहीं रही है, और जो गरीब बच्चा भी यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है तो वो भी उपहास का शिकार हो रहा है। क्या ऐसा कारण निकल के आखिर सामने आया जो ये वजह निकली? देखिए, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सिर्फ राजनीतिक लाभ को लेके है, जो मुझे नजर आता है। और क्योंकि हम लोग इतने लंबे समय से, पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से इन सब चीजों को लेकर बारीकी से युद्ध कर रहे हैं एक तरह से। उस युद्ध को, उस आंदोलन को रोकने के लिए मुझे 13 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा। सरकार ने क्या किया, 24 घंटे बाद FIR किया और 353 लगा दिया, जबकि ऐसा कोई केस नहीं था। उस आंदोलन को रोका गया, उसके बाद 6-6, 7-7 FIR अलग हुई। लेकिन हमारी जो लड़ाई ये है कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए। सुनन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, ये वर्तमान सरकार के हाथ में नहीं है। भ्रष्टाचार इनके कूट के भरा हुआ इनमें, या अभी कुछ भी सुधार करेंगे इनके दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए मेरा एक ही कहना है, इसके लिए जन आंदोलन अगर होगा तो सही है, नहीं तो 2018 बताएगा इसका रिजल्ट क्या है। कुछ दिन पहले आपको स्कूल के पढ़े होंगे कि यहाँ के कितने बड़े संबंधित आज जो शासन है उसके जुड़े हुए कोई इंसान का कोई स्कूल बंद हुआ जिसमें बहुत से बच्चों के और बहुत से पेरेंट्स के पैसे डूबे हैं। कुछ दिन पहले वो यहाँ से अमेरिका भाग गए, सरकार की मिली भगत थी उसमें। डॉल्फिन इंटरनेशनल, हाँ डॉल्फिन, नाम नहीं रहता क्या है। अगर सरकार को मालूम था अच्छी तरह कि ये बंद होने वाला है, जान रहे सरकार ऐसा चीज नहीं है। अगर सरकार चाहे तो कोई भी आदमी देश तो क्या विदेश में जाके नहीं बच सकता, जिसने इतने बच्चों के साथ खेलापन किया है। दूसरा, इतने लोगों से उन्हें एडवांस लिया था, शुरू में ये मोटो प्लान बन चुका था कि हमको आगे के फ्यूचर में क्या करना है, कि हमको भागना है। डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल था और उसमें जो उनके साथ भगे हैं उनका नाम मैं उजागर नहीं करना चाहूंगा। मैंने संबंधित हमारे वर्तमान सरकार से जुड़ा व्यक्ति था जो उनके साथ साथ खुद फरार हैं। हम लोगों ने 2013 में PIL हाईकोर्ट में दायर की कि शिक्षा के अधिकार कानून को पूरी तरीके से लागू किया जाए और साथ ही साथ नियामक आयोग बनाया जाए जिससे कि फीस का निर्धारण सही तरीके से हो सके। सरकार ने 13-14 शपथ पत्र एफिडेविट दायर किया कि हम प्रस्तुत करने वाले हैं, और अंत में जाके उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे और कोर्ट जो निर्णय लेना लेकर के। तो इसका मतलब आपने 4 साल उन गरीब बच्चों के बर्बाद किए। उस पढ़ने वाले उस अबोध बालक की कितना बड़ा कुठारघात किया है और उन पालकों के ऊपर कितनी बड़ी तलवार चलाई। आप बताइए कि वैसे पालक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों से वापस लेना पड़ा। अभी मैं बता दूं, यहीं पे एक बड़ा कॉलेज है, उस कॉलेज के बच्चा पिछली लड़की है
उसकी माँ डॉक्टर है, उसके बावजूद भी उसके कॉलेज में उसको पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन से वंचित कर दिया गया, उसको पढ़ने नहीं मिला। तो कहने का मतलब हम आज भी आरटी के तहत एडमिशन कराने के लिए हमको फोन करना पड़ता है। जब कोई हमारे पास अप्रोच करता है, हम फोन करते हैं, तब उसका एडमिशन होता है। तो शिक्षा अधिकारी एक तरह से मुनीम और बाबू बन के रह गया। स्कूलों से पैसा कलेक्ट करता है, मंत्रियों तक पहुंचाता है, जिनकी सालियां नकल मार मार के पास करती है मंत्री बिना आज तक, अगर वो नैतिकता के शायद यही एक कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को इसका बिल्कुल भुगतना पड़ा। और यहाँ भी उस सरकार को जो ऐसे हमारे जन विरोधी बातें करती है, काम करती है, उसको भोगना पड़ेगा। जिसकी साली नकल मारती है वो आज भी मंत्री है। रमन सिंह थोड़ा सा तो जानिए। मैं तो ये अपील करूंगा डॉक्टर रमन सिंह जी से कि जो इंजीनियरिंग करके बेचारे 7-7 हजार की 8-8 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता देके अच्छे टैलेंटेड बच्चों को उसमें चयन करके उनको शिक्षा कर्मी बना दे। कम से कम 13,000 और 15,000 की कम तनख्वाह मिलेगी और आपका एक ऊर्जावान एक नया युवा पीढ़ी अपने राज्य में रह जाएगा। अन्यथा बेंगलोर और जाके पुणे में जाके सेवाएं देगा। वो तो इसी बात से इनको समझ जाना चाहिए था कि आज जो अगर कोई टीचर है तो उसकी भी पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं कोई मेरी नौकरी प्राइवेट स्कूल में लगे। अगर प्राइवेट, क्योंकि वहां तनख्वाह अच्छी मिलेगी, उसके बाद अगर वहां नहीं मिल पाती है तो फिर ये सेकंड ऑप्शन बच जाता है। क्योंकि जैसे भाई साहब ने कहा कि यहाँ तो तनख्वाह ही नहीं मिल रही 3-3, 4-4 महीना, वो जाकर वहाँ धरना देंगे। 100-100, 200 बच्चे, 150-150 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। आज आप प्राइवेट स्कूल में देखेंगे तो 10 बच्चे के पीछे एक टीचर लगा रखा है उन्होंने, पूरा मतलब ध्यान दे पाए बच्चों को। मुझे यही नहीं समझ में आता, जब आप बजट में इतने बड़े बड़े आंकड़े पेश कर देते हैं तो वो पैसा, जब आप 100 बच्चे के पीछे एक टीचर दिखा रहे हैं कि आप, और जो प्राइवेट स्कूल में जब वो प्राइवेट जो 10 बच्चों के ऊपर एक टीचर दिखा रहा है, तो आप इतना बड़ा बजट दिखाते हैं, वो पैसा एक्चुअली उसमें लग रहा है कि और कहीं खर्च हो जा रहा है। कई इसके अलावा जो सुनन जी आपसे मैं पूछूंगा कि खास करके सरकारी विद्यालयों की बात करें तो उन शिक्षकों को ज्यादातर अन्य ड्यूटियों में लगा दिया जाता, कहीं ये तो कारण नहीं, कहीं जनगणना की ड्यूटी में या फिर चुनाव उसमें क्यों आखिर ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती, उसको पृथक कर दिया जाए? क्या होता है, ये मुद्दा तो है, ये यही छत्तीसगढ़ बोल के नहीं, हर राज्य में हर राज्य में मुद्दा ये है कि समय समय पे शायद उनको कुछ समय देना पड़ता है। कोई ऐसा कार्य सरकार का आ जाता है जिसमें जाना पड़ता है, वो बड़ा मुद्दा नहीं आता है। बड़ा मुद्दा क्या आता है कि अब शिक्षक को अगर आप सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं या सही तरीके से हम उसका पेट नहीं भर पा रहे तो क्या दिखेगा वो। अरे ड्यूटी का ऐसा मैटर है कि हर जगह पे कोई चुनाव होगा, कुछ होगा, तो थोड़ा समय तो अपने को सरकारी व्यवस्था से ही निकालना पड़ेगा। इतना बड़ा फौज को भी सरकार नहीं ला सकती। अरुण जी, आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, वो 2 तरह के शिक्षक सरकारी व्यवस्थाओं में स्कूलों में लगे हैं, एक शिक्षा कर्मी और एक जो स्थायी जो शिक्षक है। स्थायी शिक्षकों की तनख्वाह है 40 से 45 हजार, 50 हजार तक। शिक्षा कर्मी की है 13 से लेकर 18 हजार तक। शिक्षा कर्मी अगर रायपुर का है तो उसकी ड्यूटी स्कूल में लगाई जाती है, उसको पढ़ाने भेजा जाता है नांदगांव। नांदगांव का है तो उसको भेजा जाता है अंबिकापुर। अगर ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो शिक्षा कर्मी मन से काम कर पाएगा। जैसे पहले प्रावधान होते थे, अपने गृह जिले में ही अधिक से अधिक लोगों को रखा जाता था, जिससे वो समय से नियम पूर्वक और अपनी तन्मयता से पूरा काम कर सके। अब क्या हो गया, आधा समय अगर उनकी स्कूल में ड्यूटी 9 बजे से लगती है तो वो पहुंचते हैं 12 बजे। 3 घंटे बाद स्कूल 5 बजे खत्म होता है, उनको 3 बजे छोड़ दिया जाता है। बहुत दूर से आए हो, जल्दी निकल लो। ये स्थिति है प्रैक्टिकल। उसके अलावा अजय जी, आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो मिड डे मील स्कीम शुरू हुआ, उसके कारण ये भी आंकड़े सामने आए और ये बातें सामने आई कि अब बच्चे सिर्फ दोपहर का भोजन करने के लिए स्कूल जा रहे हैं। यहाँ तक शिक्षकों ने तक ये बात को बोली। क्या ऐसी वजह रही आखिर? मिड डे मील कुपोषण से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की योजना थी। उसके बाद में जब ये योजना आई तो इसका जिस तरह से पालन होना था, राज्य सरकार ने उसको अपने तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उस मिड डे मील के भी खाने से बहुत सारे बच्चों की जाने गई, तो कई बच्चे उस कारण भी स्कूल आने से कटते रहे। मिड डे मील बनाने की जिम्मेदारी शिक्षक पे है, वो मिड डे मील बनाएगा कि बच्चों को पढ़ाएगा। फिर उसके बाद कहीं कोई आपदा आ गई तो वहां आप उसकी ड्यूटी लगा देते हो। तो ऐसी परिस्थिति में चीजें नियंत्रण से बाहर जाती गई और छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा की दुर्दशा तो लगभग पूरा बंद ही हो चुका है, अब रही नहीं गया है, खत्म ही हो चुका है वो। देखिए, मैं अहम बिंदु 6 से 14 आरटी वाले को बता दूं आपको। जो कानून है वो बोलता है 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को आपको आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देनी है। अनिवार्य शब्द है उसमें।
अनिवार्य का अर्थात यह है कि 6 से 14 जो भी बच्चे रहेंगे उनका एडमिशन होना चाहिए। लेकिन क्या है, जो कानून जो यहाँ पे लागू है वो 6 से 14 है, लेकिन कक्षा पहली से नहीं होकर पहली में कर दिया गया है। अर्थात कक्षा पहली में एडमिशन आरटी में होगा, दूसरी तीसरी चौथी में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जबकि कानून बोलता है से, मतलब पहली दूसरी तीसरी। अगर 2010 में कानून आया, उस समय कोई बच्चा तीसरी में पढ़ रहा था और आरटी के तहत एडमिशन लेना चाहता है चौथी में, उसको नहीं दिया जा रहा। तो ये पूरा कानून बेमानी आज के समय आखिर में और में बहुत फर्क हो जा रहा है। सिर्फ एक वर्ड का खेल है पूरा, और उस पे आखिर में एक सवाल, आप काफी लंबे समय से इस पूरे विषय पे काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई सुझाव राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो कि क्या ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिससे पूरा ये व्यापक जो सुरक्षा का नियम है वो अच्छा हो सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको पूरी तरीके से शिक्षा विभाग को वैसे योग्य और तकनीकी जानकार लोगों को बिठाना पड़ेगा। अभी आज ही की नियुक्ति हुई है दुग्गा जी की। दुग्गा जी अभी आए हैं शिक्षा के उसमें, अभी नियुक्त होकर आईएएस भिलाई नगर निगम से। उनको जानकारी उतनी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। वहां पे तकनीकी योग्य व्यक्ति को बिठाना है। दूसरा, शिक्षा के अधिकार कानून का प्रचार प्रसार। मैं पिछले 6 साल से लगातार चिल्ला रहा हूँ कि जिस तरीके से आप टीबी का प्रचार करते हो, जिस तरह से आप अन्य बीमारियों का प्रचार करते हो, जिस तरह से अन्य चीजों का, शिक्षा के अधिकार का आप क्यों नहीं बैनर और पॉम्पलेट और टीवी के माध्यम से चलाते हो? ऐसे बहुत सारे ऐड आते हैं। उस ऐड की जगह आप ये ऐड लगाइए जिससे कि हर घर के लोगों को इसकी जानकारी हो और शिक्षा अधिकारियों को डायरेक्ट ऑनलाइन करिए। मैं इस बारे में ये बोलूँगा कि अभी जो चल रहा है वर्तमान सरकार का, उसका तो कोई सुधार नहीं कर सकते। रही बात अब राजनीति की, तो हम तो अपना, हमारा मैनिफेस्टो में है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल जितने हैं उसको गुरुकुल के रूप में देंगे, जहाँ शिक्षा भी होगा, बच्चा रहेगा भी वहाँ। हमारे साथ अजय जी भी हैं। अजय जी, जल्दी से एक सुझाव आपका भी, उसके बाद फिर। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए, स्कूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए, बच्चों को अपने गांव के अंदर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर आप 5वीं के बाद दूर जाने की बात करोगे तो कोई भी पिता अपनी बालिकाओं को दूर नहीं भेजेगा। जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं रोज घट रही हैं, इन सब चीजों में जब सरकार अंकुश लगाएगी, लॉ एंड ऑर्डर कायम होगा, तब कुछ हो सकता है। अन्यथा जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता है। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था राज्य में डगमगाई हुई है, और इस स्थिति में आखिर आने वाले समय में तस्वीर कितनी बदलती है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।